बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम सबको पता है कि हॉस्पिटल में हम लोग सिक पीपल की ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट हो जाता है। जिस वेस्ट को अगर ट्रीट ना किया जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आसपास के हेल्थ केयर वर्कर्स, पब्लिक, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 1986 में एक एक्ट निकाला, जिसको नोटिफाई किया गया 1998 में। उस एक्ट का नाम था द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें जो जो भी ऑक्यूपायर या ओनर होगा हॉस्पिटल का, वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ये चेक करता रहे कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको अच्छे से हैंडल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और उस वेस्ट में से कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंट और वहाँ के वर्कर्स और वहाँ के लोगों के ऊपर। तो ये सब ओनर की जिम्मेदारी होती है, जो भी वो इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल चला रहा है। हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल वेस्ट वो सारा बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट है जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है हॉस्पिटल के द्वारा, और अब इसका कोई फर्दर यूज नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट वो कोई सा भी वेस्ट है जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर कोई टेस्टिंग की जा रही है एनिमल्स के ऊपर, तब भी जो वेस्ट जनरेट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट होगा। या फिर या फिर किसी केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा है या टेस्ट हो रहा है, तब भी वो बायोमेडिकल वेस्ट ही कहलाएगा। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है? वो वेस्ट जो कि केपेबल है कोई डिजीज करने के लिए, और वो केपेबल कब होगा? जब उस वेस्ट में बहुत सारे पैथोजेंस हों। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब किसी वेस्ट में बहुत सारे पैथोजेंस होंगे तो वो वेस्ट डिजीज करने के लिए काबिलियत रख रहा होगा अपने पास। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग बेसिकली इन्फेक्शियस वेस्ट कह देते हैं। क्लासिफिकेशन अगर बायोमेडिकल वेस्ट की देखें तो बायोमेडिकल वेस्ट नॉन हजार्डस और हजार्डस होते हैं। दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें से नॉन हजार्डस वेस्ट 75 से 90% होता है और हजार्डस 10 to 25% होते हैं। हजार्डस वेस्ट को फर्दर टू कैटेगरीज में रखा गया है, जिनमें से एक इन्फेक्शस 15 से 18% और बाकी अदर हजार्डस 5 से 7% में आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, डिस्कार्डेड ग्लासेस, प्रेशराइज कंटेनर्स, केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, इंसिनरेटर ऐश। और इन्फेक्शियस वेस्ट में आ सकता है नॉन शार्प, शार्प, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स और लिक्विड वेस्ट। सोर्स देखें अगर बायोमेडिकल वेस्ट के तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक, मॉर्चुअरीज, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, एनिमल हाउस एक्सेट्रा। ऐसा वेस्ट घर पे भी जनरेट हो सकता है अगर हम हेल्थ केयर वर्कर को अपने घर पे बुला रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे इंजेक्शन, ड्रेसिंग मटेरियल एक्सेट्रा। हॉस्पिटल वेस्ट से एयर पोल्यूशन, इन्फेक्शन हो सकता है हॉस्पिटल द्वारा होने वाला, जिसको हम लोग नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर स्कैवेजिंग भी हो सकती है रैक पिकर्स और एनिमल्स के द्वारा। और फिर अनट्रीटेड हॉस्पिटल वेस्ट कई बार हमारे लिक्विड में मिल जाता है, और हेपेटाइटिस और एड्स भी हॉस्पिटल वेस्ट से कॉज हो सकता है। ये सारे रिस्क हॉस्पिटल वेस्ट से हमें हमें होते हैं। अब हम लोग वेस्ट की अलग अलग कैटेगरी देखेंगे और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो कैटेगरी 1 में आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें ह्यूमन के टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग या तो इंसिनरेशन में बर्न कर सकते हैं या फिर डीप बरिल कर सकते हैं उसका। कैटेगरी नंबर 2 एनिमल वेस्ट आता है। इसमें एनिमल टिश्यू, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, carcasses, bleeding parts, fluid, blood, and experimental animals used in research, waste generated by veterinary hospitals and colleges, discharge from hospitals, animal houses। इसको भी हम इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल में बेसिकली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर, स्टॉक्स, specimen of microorganisms, attenuated vaccines, humans, animal cell culture used in research and infections agent for research, industrial laboratory waste from production of biological toxins, dishes and devices used to transfer of cultures। इसको हम लोग लोकल ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं
या माइक्रोवेविंग कर सकते हैं या फिर इंसिनरेशन कर सकते हैं, जिसका फर्दर यूज़ नहीं है, सिर्फ उसी को इंसिनरेट करेंगे। ऑटोक्लेव हम उन इंस्ट्रूमेंट का कर लेंगे, जैसे ये कोई ग्लासवेयर होगी तो उसको हम ऑटोक्लेव कर लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम उसे वापस से यूज़ करना चाहते हैं, यानी रीयूज़ करना चाहते हैं। इंसिनरेट करेंगे तो इसका मतलब है वो कैटेगरी नंबर 3 का वो वेस्ट होगा जिसे हम फर्दर यूज़ के लिए मतलब इंटेंशन नहीं रख रहे हैं, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे पूरी तरीके से। कैटेगरी नंबर 4 में को हम लोग डिसइंफेक्ट कर देते हैं यूजुअली, या फिर ट्रीटमेंट और या फिर ऑटोक्लेव कर देंगे तो माइक्रोवेव कर देंगे। कैटेगरी नंबर 5 को भी हम लोग इंसिनरेशन कर देंगे या डिस्ट्रक्शन कर देंगे। और ड्रग का जो मतलब जैसे कि जो भी खराब मेडिसिन होती हैं जो कि अब वो एक्सपायर हो गई हैं, तो हम उनको डिस्पोज कर देते हैं एक सिक्योर्ड लैंडफिल में। लैंडफिल बेसिकली एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें हम लोग मतलब बेसिकली अपने जो ये भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं। कैटेगरी नंबर 6 को इंसिनरेशन कर देते हैं और ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 7 डिसइंफेक्शन कर सकते हैं इसका केमिकल ट्रीटमेंट और ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग और मल्टीलेशन के द्वारा, शेडिंग के द्वारा। कैटेगरी नंबर 8 लिक्विड वेस्ट होता है। लिक्विड वेस्ट को भी हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा और डिस्चार्ज कर सकते हैं बाद में ड्रेन्स में। लेकिन लिक्विड वेस्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट करने से पहले कभी भी आप किसी ड्रेन में डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, वरना वो वाटरबॉर्न डिजीज कर देगा। इंसिनरेशन कैटेगरी नंबर 9 में हम लोग जो इंसिनरेशन वाली ऐश मतलब किसी चीज़ को हम लोगों ने इंसिनरेट कर दिया है, उसके बर्न करने के बाद वहाँ पे ऐश बन गई है, अब उसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं म्यूनिसिपल लैंडफिल्स में। कैटेगरी नंबर 10 को इसको हम लोग केमिकल्स जो होते हैं ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं ड्रेन्स में और सिक्योर्ड लैंडफिल्स में सॉलिड्स को। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है सेग्रीगेशन, फिर आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन और फिर आता है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। कलर कोडिंग 1998 में जो कलर कोडिंग दी गई थी अभी तक मतलब हम जगह पे यही यूज़ की जाती है। येलो में हम लोग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। रेड वाले में कैटेगरी 3 और कैटेगरी 6 के वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कर रहे होते हैं। ब्लू में हम लोग कैटेगरी 4 और कैटेगरी 7 को हम लोग डिस्पोज कर रहे होते हैं, और ब्लैक में कैटेगरी 5 और कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10 के वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कर रहे होते हैं। और हाँ, ये जो ब्लू वाले होते हैं ये पंक्चर प्रूफ होते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग यूजुअली नीडल्स और ग्लासवेयर जो कि टूट चुके होते हैं उन सबको हम लोग डिस्पोज करते हैं। मतलब बेसिकली ये ब्लू वाले को हम लोग शार्प्स के लिए यूज़ करते हैं। जितनी भी शार्प चीज़ें हमें डिस्पोज करनी है तो हम ब्लू या फिर वाइट कंटेनर में। ऑटो डिसेबल सिरिंज को हम लोग देखिए, सिरिंज को हम लोग बेसिकली सिरिंज को हम लोग पहले ब्रेक कर देते हैं सिरिंज की नीडल, फिर उसके बाद नीडल को कट के हम लोग शार्प वाले एक बैग में या फिर एक कंटेनर में रख लेते हैं और फिर उसको शार्प पिट में डिस्पोज कर देते हैं। और जो नीचे का जो सिरिंज वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग डिसइंफेक्शन कर लेते हैं और फिर जनरल वेस्ट स्ट्रीम में भेज देते हैं। ब्रोकन ग्लासेस को भी हम लोग इसी तरीके से शार्प पिट्स में डिस्पोज कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वेस्ट को हम लोग कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं सेंट्रल स्टोरेज एरिया में, लेकिन फिर हमें उसे बहुत ही जल्द से जल्द में एक अच्छी जगह पे जहाँ पे डिस्पोज को यूजुअली असल में होना है वहाँ पे जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। और जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो वेस्ट बैग और कंटेनर है वो प्रॉपरली सील्ड है या नहीं है और उनके ऊपर प्रॉपर लेबल है या नहीं है। दूसरी चीज़, बैग्स को कभी भी पूरा का पूरा फिल नहीं करना चाहिए ताकि हम बैग्स को नेक से उठा सकें ऊपर से। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हैंड है हमारा वो कभी भी बैग के नीचे हम लोग नहीं लगा रहे हैं। वेस्ट का जो बैग होगा यानी बायोमेडिकल वेस्ट का जो बैग होगा उसको हम सिर्फ ऊपर से ऐसे ही उठा रहे हैं, उसकी नेक पकड़ के उसको उसके नीचे हम कभी हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि क्या पता उसमें से नीचे कोई नीडल आ रखी हो बाहर जिससे हमें नीडल प्रिक इंजरी हो सकती है। फिर हमें मैनुअल हैंडलिंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा मिनिमाइज कर देना चाहिए ताकि हम नीडल प्रिक इंजरी या फिर किसी इन्फेक्शन से बचे रहें। फिर हम लोग BMW जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको एक स्पेसिफाइड एरिया में ही रखना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट रखा हुआ है।
बैग को रिमूव करने के बाद कंटेनर को हमें जिस कंटेनर हम लोग लेके गए थे उसे हमें अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए एक एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट से। वेस्ट बैग को और कंटेनर को हम लोग को या तो फिर रोज रोज ही वार्ड से हटा देना चाहिए, ओपीडी से, और या फिर ज़्यादा ही और कई बार तो हमें और जल्दी जल्दी करना चाहिए काम, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू और लेबर रूम से हमें वेस्ट दिन में 2 या 2 से 3 बार में निकाल देना चाहिए बाहर। कोई भी अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजल साइट, वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से फाइनल डिस्पोजल साइट तक लेके जाना चाहिए हमें क्लोज्ड मोटर व्हीकल में। क्लोज मोटर व्हीकल इसलिए ताकि हम लोग वेस्ट का स्पिलेज ना हो सके कहीं पे भी रास्ते में। और व्हीकल्स के ऊपर हमेशा हम जो भी बायोमेडिकल वेस्ट लेके जा रहे हैं उनके ऊपर एक मार्क लगा होना चाहिए, बायो हजार्ड का सिंबल होना चाहिए पक्का पक्का, और साइटोटॉक्सिक हजार्ड अगर है तो उसका भी सिंबल होना चाहिए। और लेबल वॉशेबल नहीं, नॉन वॉशेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी पड़ा हो वो लेबल धुल गया तो कोई फायदा नहीं है फिर। डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, डीप बरियल में हम लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को ही करते हैं, और डीप बरियल में ज़्यादातर वहाँ पे करते हैं ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे 5 लाख पीपल से लेस की पॉपुलेशन होती है, या फिर कोई गांव का इलाका होता है तब हम कर रहे होते हैं रूरल एरियाज में। ऑटोक्लेव माइक्रोवेव ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होता है ऑटोक्लेव माइक्रोवेविंग का, जिसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स में बताया गया है अलग से। इसमें सारे के सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल और इन सब को हम लोग स्पेसिफिकेशंस के द्वारा ही, मतलब बेसिकली आपको अगर यहाँ पे ऑटोक्लेविंग करनी है या माइक्रोवेव ट्रीटमेंट करना है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करके ही ये काम करना चाहिए, और स्पेसिफाइड हमें सर्टिफिकेट लेना होगा ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव ट्रीटमेंट के लिए। कैटेगरी 3, 4, 6 एंड 7 को हम लोग इसमें ट्रीट कर सकते हैं। श्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को या तो टेयर कर देना या तो कट कर देना, जैसे प्लास्टिक जिसमें आईवी बॉटल्स, आईवी सेट, सीरिंज, कैथेटर्स, शार्प में नीडल्स, ब्लेड्स और ग्लास आ जाते हैं। इसको हम लोग शेड करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट माइक्रोवेविंग और ऑटोक्लेविंग के बाद ही। नीडल डिस्ट्रॉयर्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं नीडल को डिस्पोज करने के लिए। उसके बाद लैंड डिस्पोजल 2 तरीके के, ओपन डंप्स और सिक्योर्ड और सैनिटरी लैंडफिल्स। इंसिनरेटर, इंसिनरेटर बेसिकली क्या होता है, इंसिनरेटर बेसिकली एक बड़ा सा मशीन होता है जिसमें हम लोग वेस्ट को पुट करके हम लोग वहाँ पे बर्न कर देते हैं और उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे वही वेस्ट उठाते हैं जिसको हमें बिल्कुल भी यूज़ करने का आपको इंटेंशन नहीं है आगे। और ऑटोक्लेविंग क्या है, ऑटोक्लेविंग में हम लोग स्टरलाइज करते हैं चीज़ों को, जैसे कि ग्लासवेयर्स हो गए या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया सर्जरी के दौरान जो हमने यूज़ किया है जिसे हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, तो उन सब के हम ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग करते हैं। इंसिनरेशन में कुछ बचता नहीं है, जो भी चीज़ें होती है वो बर्न हो जाती हैं। प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल के और फिर हम लोग इस तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन को पहले डाइल्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप ड्रेन्स में वहाँ पर आप वहाँ पे मतलब फ्लो करवा सकते हैं उसको। इंसिनरेशन में हम लोग कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 5 को हम लोग इंसिनरेट करते हैं, और इंसिनरेटर को इंस्टॉल करने से पहले हमें पूरे पूरे स्पेसिफिकेशंस पीएमडब्ल्यू रूल्स के अंडर में पता होने चाहिए, और हमें एक सर्टिफिकेट लेना होता है सीपीसीबी या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंसिनरेशन के लिए, जो वेस्ट जिस वेस्ट को हम लोग इंसिनरेट कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उसका लो हीटिंग वॉल्यूम होना चाहिए, कंटेंट ऑफ कम्बस्टिबल मैटर उसमें 60% होना चाहिए, नॉन कम्बस्टिबल मैटर उसमें 50% से कम होना चाहिए, कंटेंट ऑफ नॉन कम्बस्टिबल फाइन्स उसमें 20% से कम होनी चाहिए, और मॉइस्चर कंटेंट 30% से कम होना चाहिए। वेस्ट जिन्हें हम इंसिनरेट नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं, प्रेशराइज गैस कंटेनर्स को हम लोग इंसिनरेट नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव केमिकल वेस्ट को हम लोग इंसिनरेट नहीं कर सकते, सिल्वर सॉल्ट को, फोटोग्राफिक और रेडियोग्राफिक वेस्ट को हम लोग इंसिनरेट नहीं कर सकते, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक जैसे पीसीबी को इंसिनरेट नहीं कर सकते, वेस्ट जिसमें हाई मर्क्यूरी या फिर कैडमियम कंटेंट हो उसे भी इंसिनरेट नहीं कर सकते, सील्ड एम्पोल्स और या फिर एम्पोल्स को हम लोग इंसिनरेट नहीं कर सकते जिसमें हैवी मेटल्स हैं।
डबल चेन में पायरोलिटिक इंसिनरेटर्स होते हैं, सिंगल चेन में फर्नेसेस होती हैं और रोटेटरी क्रिंक्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर हो सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स हमें क्या क्या लेने चाहिए? जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं उन सब के हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में फॉलो करने चाहिए और अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइवर्स, कलेक्टर्स और द हैंडलर्स को भी पता है कि जो वेस्ट वो लेके जा रहे हैं वो कौन से नेचर का वेस्ट है, कहीं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट तो नहीं है या फिर वो नॉर्मल वेस्ट है। इस बारे में जो हैंडल करने वाले हैं यानी कि जो वेस्ट कलेक्ट करने वाले हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। रिटर्न इंस्ट्रक्शन जरूर होने चाहिए। अगर कोई मतलब वेस्ट ले आते हुए कोई स्पिलेज हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर। और प्रोटेक्टिव गियर्स जरूर हमें प्रोवाइड कर देनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस भी जो भी कलेक्टर्स हैं पर्टिकुलर वेस्ट के रिगार्डिंग में, मतलब जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट लेके जा रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है, हमें ये इस चीज़ को बता देना चाहिए उन लोगों को। और वर्कर्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा, टेटनस और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हमें पहनने चाहिए जिसमें वेयरिंग हेड गियर्स, आई कवर्स, मास्क, एप्रन, ग्लव्स, बूट्स, ये सब आ जाते हैं। और इम्यूनाइज कर लेना चाहिए अपने आप को हेपेटाइटिस बी और टेटनस के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन डिजीज हैं जो कि बायोमेडिकल वेस्ट से होने के चांसेस होते हैं। ट्रेनिंग हर हॉस्पिटल में अच्छे से सबको पता होना चाहिए कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करना है और इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। ट्रेनिंग को अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में करना चाहिए ताकि सबको समझ में आए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा और आपको सबको यहाँ पे सिखाना है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सारे हॉस्पिटल्स में एक मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखें कि बायोमेडिकल वेस्ट को मतलब अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जितने भी कमेटी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है हॉस्पिटल स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स के लिए, जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट मतलब बेसिकली जैसे कि हॉस्पिटल में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरह की कमेटी होती है, तो वैसे ही जो हॉस्पिटल के मेन ओनर्स होते हैं उन्हें पक्का पक्का एक बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि उसका सुपरविजन, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो रूल्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर ध्यान रख सकें। और एक एनुअल रिपोर्ट इन लोग को जो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं या फिर बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्पिलेज हुआ है इसके ऊपर हर बार हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करते रहना चाहिए रूल्स के फॉर्मेट में। और वेस्ट का मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजेबल आइटम्स का यूज़ करें और नॉन पीवीसी प्लास्टिक आइटम्स को हम लोग ज़्यादा फेवर में रखें, मतलब ज़्यादा यूज़ करें। प्रोसीजर्स और पॉलिसीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट वेट्स को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं इस बात के बारे में पता हो। और इफेक्टिव साउंड रिसाइकलिंग पॉलिसी को हम लोगों को अपनी लाइफ में वहाँ पे इनहेरिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।